भी अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहले रीड कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, है क्या, देन फिर इसके ऑप्शंस। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टेक होल्डर्स। स्टेटमेंट रीड करके लग रहा है कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बट हमें नहीं पता सही है गलत है। पता कैसे चलेगा, पता ही नहीं है, कोई बात नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट रीड करके देखो, हो सकता है सेकंड पता हो। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं पता। तो स्टेटमेंट नंबर 3, फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। ये भी नहीं पता, एक भी स्टेटमेंट मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। वो नहीं पता तो ऑप्शंस को देख लो एक बार। बोथ स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। थर्ड बोल रहा है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन्स 1। नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। पूरे स्टेटमेंट में देखो कहीं ये बोल रहा है कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ABCD को ध्यान से देखो और कहीं भी ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इनकरेक्ट है? दिख रहा है कहीं, कहीं लिखा है फर्स्ट इनकरेक्ट है? पूरे स्टेटमेंट को देखो ध्यान से, किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दे रहा है कि 1 इनकरेक्ट है। क्लियर है यहां तक? इट मींस क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 1 इज करेक्ट। ठीक है, 1 इज करेक्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें कुछ नहीं पता, बॉन्ड नहीं पता, स्टॉक होल्डर नहीं पता, बॉन्ड होल्डर नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट इतना पता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज बोल रहा है बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क। ये क्वेश्चन बोल रहा है और ये स्टेटमेंट सही है। कौन? बॉन्ड होल्डर्स। बॉन्ड होल्डर्स क्या है? रिस्क क्या है? लोअर है देन स्टॉक होल्डर्स। तो अगर हम लोग रिस्क का एक टेबल बना लें, बॉन्ड होल्डर, स्टॉक होल्डर, यहां पर रिस्क देख लें तो रिस्क किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड होल्डर का रिस्क क्या होगा? लोअर होगा। ये मुझे नहीं पता, क्वेश्चन बोल रहा है। लोअर किसका रिस्क होगा? बॉन्ड होल्डर का। शेयर होल्डर का हाई रिस्क हो गया, ये निकाल लिया। बॉन्ड होल्डर का लोअर रिस्क, शेयर होल्डर का हायर रिस्क, सिंपल। अगला देखो, बॉन्ड होल्डर का लोअर रिस्क, शेयर होल्डर का हायर रिस्क। अब आप देखो, अगर आपकी कोई फर्म है, फर्म में अगर आपका रिस्क कम है तो आप ओनर होंगे या आपका पैसा लगा होगा? ओनर होंगे ना, ओनर होंगे पक्का। अगर कोई कंपनी घाटे में जाती है और इंडिविजुअली आपको घाटा लग रहा है तो आप ओनर होंगे, ओनर ही होंगे ना, अल्टीमेटली घाटा तो ओनर को लगता है। सपोज एक कोई इंसान है ए, एक इंसान है बी। ए ने कोई एक कंपनी ओपन करी, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके पास पैसे नहीं थे। इसने बोला बी से कि आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो 200 करोड़, 200 करोड़ इसने कैपिटल ले लिया। 200 करोड़ किसके लिए? ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। सी कोई पर्सन है जिसने बोला कि आप पैसे ले रहे हो, इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट चार्ज करोगे। इसको बोला कि आप पैसे दे दो और इसमें कुछ ना हिस्सेदारी ले लो, 30% शेयर ले लो। तो जो ये सी है ये क्या होगा? शेयर होल्डर होगा, बॉन्ड होल्डर होगा? शेयर होल्डर, क्योंकि 30% शेयर है इसके। अब अगर कंपनी ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड अगर लॉस में जाती है तो किसको घाटा होगा? बी को या सी को? सी को होगा, क्योंकि इसको तो इंटरेस्ट मिल रहा है। नुकसान किसको होगा? सी को होगा। ऐसे ही इसमें बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर। स्टॉक होल्डर क्या है? ओनर। ये बोल रहा है स्टेटमेंट। हमने देखा स्टॉक होल्डर का रिस्क कैसा होता है? हायर।
और ये क्या होंगे स्टॉक होल्डर, इसका रिस्क ज्यादा होगा ओनर्स, तो इट मीन सेकंड भी सही है। कोई नॉलेज यूज नहीं करी, फर्स्ट स्टेटमेंट से इंटरप्रिटेशन करी, दूसरा निकाल लिया, दूसरा भी सही है। अब ऐसा स्टेटमेंट देखो जिसमें बोल रहा हो कि सेकंड गलत है कोई स्टेटमेंट ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें बोल रहा है कि सेकंड गलत है? बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, इसमें भी गलत नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, नाइदर 2 nor 3, तो डी को हटा दो। क्लियर है? नाउ थर्ड, फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स। यहां पे इनको इंटरेस्ट मिल रहा था, ये कौन थे? बॉन्ड होल्डर्स। ये कौन थे? स्टॉक होल्डर। प्रायोरिटी किसको मिली? इनको, इन्हीं को तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनको प्रायोरिटी मिली। क्यों? क्योंकि ओनर थोड़ी है, ये तो बस इनके स्टॉक लगे हुए, तो थर्ड भी सही है। ऐसा स्टेटमेंट जिसमें तीनों सही है या फिर एक भी गलत बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ओनली वन ऑफ द 2 and 3 इज करेक्ट, तो इसको भी हटा दो। डी भी चला गया, सी भी चला गया। अभी देखो, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स 2। 1 2 को एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट वाले में देखो, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स 1। 1 को दोनों एक्सप्लेन तो कर रहे हैं। आगे आंसर, हमें कुछ नहीं पता था बॉन्ड के बारे में, स्टॉक के बारे में, जस्ट सिंपल क्वेश्चन से हमने देखा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बॉन्ड होल्डर वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल ली, उसकी बेसिस पे बाकी स्टेटमेंट देखे, दोनों सही मिल गए और दोनों के दोनों ड्रॉ हो रहे हैं किससे? फर्स्ट वाले से। आंसर हो गया। जब भी 1 2 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, अभी तक तो 100% है, 90% केसेस में 1 करेक्ट होगा। जिसको पढ़ना भी नहीं है तुम्हें, उसको पढ़ के सोचना नहीं है सही है गलत है, क्योंकि ऑप्शंस में 1 को कहीं गलत बताया ही नहीं है। अगर 1 करेक्ट है, उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल लो, सेकंड को देख लो, थर्ड को देख लो, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ जाएगा। और ये बहुत मुश्किल सवाल है, इस पे जो स्ट्राइक रेट है ना सही करने का, वो मुश्किल से 2% 3% होगा, जनरली छोड़ के आ जाओगे। क्यों? क्योंकि जनरली हमारा दिमाग कैसे काम करता है, यहाँ तो क्लासरूम में बैठे तो मैं भी आसानी से कर रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में होंगे ना, हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे फर्स्ट करेक्ट है या नहीं, उसी पे दिमाग खपा देंगे सारा। पहले रीड करेंगे कि जो फर्स्ट में बोल रहा है वो सही है गलत है। अब रीड करके देखो, अगर हम स्टेटमेंट नहीं होते हमारे पास ये वाले, तो हम क्या करते? फर्स्ट को रीड करते, उसमें फंसे रह जाते। फर्स्ट में क्या बोल दिया? एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी एट रिलेटिवली लोअर रिस्क। एक कोई है स्टॉक होल्डर, बी है बॉन्ड होल्डर, और एज पर द क्वेश्चन स्टॉक होल्डर क्या है? बॉन्ड होल्डर लोअर रिस्क पे है देन स्टॉक होल्डर, तो हाई रिस्क किसका हो गया? हाई रिस्क हो गया स्टॉक होल्डर का, लो रिस्क हो गया बॉन्ड होल्डर का। ये क्वेश्चन से डिराइव किया, स्टेटमेंट नंबर 1 से डिराइव किया। स्टेटमेंट नंबर 1 इज टोटली करेक्ट। ये कहां से पता चला? ऑप्शन से। ऑप्शन से पता चल गया स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और 1 से डिराइव कर लिया ये। अब इतना पता है कि जो ऑनर होगा किसी फर्म का, उसी को अल्टीमेटली नुकसान होगा अगर कंपनी डूबती है या फिर बैंक करप्ट हो जाती है। तो बॉन्ड होल्डर क्या होगा? ऑनर होगा क्या? नहीं। ऑनर कौन होगा? स्टॉक होल्डर। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं ना हम लोग, स्टॉक मार्केट में कि मैंने इसके स्टॉक खरीद लिए, उसके स्टॉक खरीद लिए, तो क्या होता है उसमें? हम कुछ शेयर खरीद लेते हैं कि मैंने पीडब्ल्यू में 30% शेयर ले लिए, तो आप काइंड ऑफ 30% के ओनर बन गए। आपने केएसजी में 10% शेयर खरीदी, तो आप 10% के ओनर बन गए। बॉन्ड में क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आपको पेपर दे दिया, उसके बदले में पैसे ले लिए। एक ट्रस्ट है कि आपने बॉन्ड रख लिया, पैसे दे दिए, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो बॉन्ड होल्डर क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। स्टॉक होल्डर क्या लेते हैं?
प्रॉफिट। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो घाटा किसको होगा? स्टॉक होल्डर को। तो स्टॉक होल्डर क्या है? ओनर है। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर आर ओनर। अपने आप दूसरा सही हो गया, फर्स्ट सही सेकंड निकाल लिया। अब नाउ 1 and 2 आर करेक्ट, इतना फिक्स है। डी बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट 2 भी सही नहीं है, 3 भी सही नहीं, डी को हटा दिया। थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। फॉर रीपेमेंट पर्पस, रीपेमेंट मतलब हमें वापस पैसे करने किसी के भी, रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड। अगर आपने किसी व्यक्ति से 500 रुपए लिए, आप एक फर्म है, आपने किसी व्यक्ति से 500 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, जिसमें से जो आपके साथ था उसने ही 500 दिए, एक आपने दूसरे से 500 ले लिया। आप लोग दो दोस्त हैं, ए एंड बी, आप दोनों ने 500 लगाए और 500 किसी थर्ड आदमी से ले लिए। थर्ड आदमी को आपने बोला कि आप मुझे 500 दो और मैं आपको कुछ इंटरेस्ट पे करूंगा। जो आपके साथ बी पर्सन था, सेकंड पर्सन था, उससे बोला कि तुम ना 50% ओनर हो, और दोनों ने मिलकर पैसे लगा दिए। तो जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो पैसे किसके वापस किए जाएंगे? जो थर्ड पर्सन था, वही बोल रहा है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड। तीसरा भी सही है, फर्स्ट ही निकाला है सब कुछ, तीनों सही हो गए। अब देखो हमने क्या किया, 3 and 2 दोनों के दोनों का रिलेशन फर्स्ट से है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक का है। बी में बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है, एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स 2। अब क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 2 का एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज टोटली करेक्ट, लेकिन आप ध्यान से देखोगे बोथ ऑफ देम एक्सप्लेनिंग 1। ऐसा मत करना कि बी लगा दो, बी भी सही है इंडिविजुअली, लेकिन इसका आंसर ए होगा क्योंकि दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे इसको हटा दूं ना और ऑप्शन सिर्फ बी सी डी होगा, तब आंसर बी हो जाएगा इसका। स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है बी। कहीं गलत नहीं लग रहा, स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स 2 सही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक्सप्लेन करना है उसको, इस वजह से बी यहां पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, समझ आया? 1 से हमने क्या कुछ कैलकुलेशन ड्रॉ कर ली, उसके बेसिस पे 2 देखा, 2 आ गया, उसी की बेसिस पे 3 देखा, 3 आ गया। कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा, नॉर्मल बेसिक्स इंफॉर्मेशन के ऊपर आंसर आ गया। 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा कि क्या ही है, लेकिन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट देखो, सर्कुलर इकोनॉमी reduces the emission of greenhouse gas। ध्यान से देखो स्टेटमेंट्स को, 1 1 1 कहीं गलत नहीं दे रहा है 1 को, तो इट मींस 1 इज करेक्ट। 1 को तो सोचना ही नहीं है कि सही है गलत है, उस पर दिमाग मत लगाना आपकी 1 मैं सोचूं सही भी लिखा है गलत लिखा है, 1 इज करेक्ट। अब देखो 2 करेक्ट है या नहीं। पहला है करेक्ट, सर्कुलर इकोनॉमी, कोई सर्कुलर इकोनॉमी है, वो क्या कर रही, रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अगर सर्कुलर इकोनॉमी होगी तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो जाएगा। जैसे आपने एक कोई रिसाइकल वाली चीज होती है ना, सर्कुलर इकोनॉमी में बार बार रिसाइकल करते चीज होगा, तो कोई भी एक चीज थी, सपोज एक कोई प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक बैग को आप बार बार यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है कम होगा उससे, इतना फिक्स है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, ऑब्वियस ही बात है। अगर हमने एक पॉली बैग है, उसका हमने बार बार रीयूज कर लिया, रिसाइकल कर लिया, तो इनपुट कम हो गया किसका, रॉ मटेरियल का। दूसरा भी करेक्ट हो गया। अब देखो डी हटा दिया क्योंकि दूसरा गलत बता रहा है। सी देखो स्टेटमेंट नंबर 3, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्ट, ये भी ठीक है, वही चीज, ये भी हटा दिया। अब देखो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 are correct and both of them explains 1। आसान है। सबसे मुश्किल सवाल यही थे इस साल के 25 के, जिनको लोग छोड़ के आ रहे थे या फिर जिनमें दिमाग खराब हो गया 3 स्टेटमेंट को कैसे करेंगे, सबसे आसान यही थे। अगर ऐसे क्वेश्चन इस साल 50+ आ जाए तो बिल्कुल ताज्जुब मत करना, बट थोड़ा लॉजिक लगाना, थोड़ा पॉज लेना, आंसर निकाल लोगे।
ओवर एनालिसिस मत करना, फर्स्ट करेक्ट है तो फर्स्ट को करेक्ट मान के ही सब कुछ ड्रॉ कर लेना, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर बॉन्ड नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, फिर भी आ गया, सर्कुलर इकोनॉमी नहीं पता फिर भी आ गया। तो यूपीएससी ऐसा नहीं कि वो ट्रैप में फंसा के तुम्हें बेवकूफ बनाता है, खाली आसान क्वेश्चन देगा। देख के लगा होगा ना पहली बार जब आप लोगों ने नहीं दिया प्री, जिन लोगों ने प्री दिया होगा इस साल, उनको देख के लगा होगा क्या ही पूछ दिया ये, और कैसे करेंगे इसको। वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मेट है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो लगभग एक पेज में क्वेश्चन आता है ये, ऑलमोस्ट एक पेज में, और दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं कि क्या है ये अचानक से, है ना। पीटी शाला वाले में भी साइंस के क्वेश्चन देखना, आप अटेम्प्ट करना खुद से, आसानी से हो जाएंगे। इवन आपके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तब भी डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, मतलब 3 से 4 मिनट लगेगा। बाकी क्वेश्चन में आप सेकंड्स में कर लेते हो, उसमें 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। कोशिश ये करना जब भी क्वेश्चन ऐसा आए पलट के देखो, इनिशियल के 15 मिनट है ना उसमें सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, प्रैक्टिस करना, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है इसमें। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पढ़ो ही ना, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, पॉलिटी का पूछेगा, ज्योग्राफी पूछ दे, कर लोगे।